अंडे बेचने वाली चुड़ैल माँ बेटी। सीलमपुर गांव के पास के शहर में सरोज अपनी बेटी शिवानी और पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू अक्सर तबीयत खराब होने की वजह से चारपाई पर ही पड़ा रहता था। वो लोग इतने गरीब थे कि उन पर अपना खर्चा उठाने का कोई जरिया नहीं था। तभी माँ बेटी आपस में दुखी चेहरा लटकाए जा रहे थे कि सरोज की सहेली निमृत उसे देखकर बुलाती है। अरे सरोज, शिवानी बेटा, अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो और इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे निमृत, तू अब क्या बताऊं, खाने पीने का कोई जरिया नहीं है, ना मुझे कोई काम मिल रहा है। ऊपर से सर्दी कितनी है कि पूछो मत। वैसे ही काम करने का मन नहीं करता। अरे तू इतनी टेंशन क्यों ले रही है? तू कोई अपना काम कर ले। ऐसा कर, सर्दी हो रही है तो अंडे बेच ले, इससे बहुत ज्यादा बिक्री भी होगी और तेरा काम भी चल जाएगा। क्योंकि लोग सर्दियों में ना अंडों को बहुत खाते हैं और वो सस्ते दर पर भी मिल जा रहे हैं। अरे हाँ निमृत, तूने तो मुझे बिल्कुल सही रास्ता दिखाया है। अच्छा हुआ जो तूने बता दिया। बबलू जी की भी टेंशन थी क्योंकि उनकी तबीयत खराब चल रही है काफी समय से। अरे अब तो फिक्र मत कर, सब बढ़िया होगा। और बेटा, पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? जी आंटी, मैं घर पर ही पढ़ती हूँ। क्यों बेटा, स्कूल नहीं जाती तुम? स्कूल तो तब जाएगी ना यार जब पैसों का कोई जरिया होगा। एडमिशन, किताब, यूनिफॉर्म में पैसे चाहिए जो हम नहीं दे सकते। पर अब मैं अंडे बेचकर मेहनत करूंगी, फिर मेरी बेटी पढ़कर जरूर कुछ न कुछ बनेगी। चल बढ़िया है, मैं चलती हूँ। ये कहकर निमृत चली जाती है और दोनों माँ बेटी अपने घर आकर इंसानी रूप से चुड़ैल रूप में आ जाते हैं और अपने भूतिया पति के पास जाकर बैठ जाती हैं। बबलू जी, आप फिक्र मत कीजिए, कल से मैं अंडे बेचूंगी और उन पैसों से मैं आपका इलाज करवाऊंगी। माँ, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, ठीक हो जाएंगे। पर उसके लिए शुरुआत में तुझे मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। मेरे साथ अंडे की दुकान पर आना होगा। जब पैसे आ जाएंगे तो मैं तेरा स्कूल में दाखिला करा दूंगी, पापा भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है ना? अरे तुम दोनों ने अपना चुड़ैल रूप क्यों ले लिया है? दरवाजा बंद तो है ना? आप फिक्र मत कीजिए, दरवाजा बंद है। हमें किसी ने नहीं देखा इस रूप में और ना ही हम किसी को पता चलने देंगे। ठीक है। अरे चलिए, अब आप आराम कर लीजिए, कल से मुझे अंडे बेचने की रेडी भी लगानी है। ये कहते ही तीनों भूत और चुड़ैल सो जाते हैं। अगले दिन इंसानी रूप में आकर किसी तरह जुगाड़ करके शिवानी और सरोज अंडे बेचने की एक छोटी सी रेहड़ी लगा लेते हैं और अंडे बेचना शुरू करते हैं। आइए आइए, सर्दी में आइए, लुभावने अंडे खाइए, जो देगा आपके शरीर को गर्मी और बचाएगा आपको सर्दी से। आइए आइए, मसालेदार अंडे, उबले अंडे, हाफ बॉयल अंडे, ऑमलेट खाइए। बाप रे बाप, कितनी ठंड पड़ रही है। आइए आइए, इस ठंडक में लुभावने अंडे खाइए। हाँ, आइए, 10 रुपए के 3 अंडे, 10 रुपए के 3 अंडे, मसालेदार अंडा 5 रुपए का। माँ, मैं तो कांप रही हूँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, बस बोनी हो जाए, थोड़ा सा बस बोनी हो जाए, फिर तुझे आखिरी में मैं दे दूंगी। ठीक है माँ। ये बोलते ही सर्दी से ठिठुरते हुए लोगों का आना शुरू हो जाता है। ओहो आंटी जी, बहुत ठंड हो रही है, जरा एक प्लेट बॉइल्ड एग लगाना। अभी देती हूँ। मसाला डालूं क्या? हाँ जी, डाल दीजिए। ये कहते ही सरोज उसे अंडे दे देती है। तभी और भी लोग आकर उनसे अंडे मांगते हैं, जिन्हें वो माँ बेटी मिलकर दे दिया करती हैं। आंटी, मुझे 5 अंडे पैक कर दीजिए। कौन सा अंडा? अंडे का फंडा है, सादा या हाफ फ्राई, हाफ बॉयल? 3 मसाला अंडे और 2 फ्राई अंडे। माँ, आप अंडे फ्राई कर दो, मैं मसाला अंडे को पैक कर रही हूँ। ठीक है बेटा। इस तरह रोज शाम से रात तक माँ बेटी ठंड में अंडों को बेचा करती थी। थोड़े पैसे इकट्ठे होने के बाद वो कहती हैं, शिवानी बेटा, मैं पहाड़ी वाले तांत्रिक बाबा के पास जा रही हूँ तेरे पापा की दवाई लेने। तू जब तक अंडे की रेहड़ी संभाल लेना। माँ, आप निश्चिंत रहना, मैं संभाल लूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल उस तांत्रिक बाबा के पास चली जाती है और कहती,
तांत्रिक बाबा, मेरी मदद करो। मेरे पति काफी समय से बीमार हैं। एक चुड़ैल ने उन पर अपनी शक्ति का प्रभाव डाल दिया है, जिस वजह से वो बिल्कुल भी उठ नहीं पा रहे हैं। मेरा परिवार बिना भूत या शक्तियों के सफर कर रहा है। यदि हम पर काली शक्तियाँ होती तो गरीब की जिंदगी ना बिताते। तुम फिक्र मत करो, मुझ पर हर प्रकार की शक्ति का तोड़ है। कौन सी शक्ति का प्रयोग किया है उस पे साक्षी। शरीर में कैसा महसूस हो रहा है? बाबा, उनका शरीर नीला पड़ गया है और शरीर टूट रहा है। अच्छा, उसने विषाबांधिक शक्ति का प्रयोग किया है। रुको, मैं अभी जड़ी बूटी बना कर देता हूँ। ये कहते ही तांत्रिक अपनी शक्ति और पत्तों से एक जड़ी बूटी बनाकर छोटी सी बिटिया में देता है। ये तुम दोनों अपने पति के शरीर पर लेप की तरह लगा देना, कुछ ही दिन में वो ठीक हो जाएगा। शुक्रिया बाबा, ये आपकी दक्षिणा। वो लेप लेकर आ जाती है। चुड़ैल अपने पति के लेप लगा देती है। वहीं शिवानी अंडे की रेडी संभाल रही थी। आइए आइए, अंडे ले जाइए। गर्मा गर्म, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अरे बेटा, तुमने आखिर अंडे की रेडी खोल ही ली, तो कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? अच्छा चल रहा है आंटी। अच्छा बेटा, मुझे 6 अंडे पैक कर दो। ठीक है आंटी। शिवानी ये कहकर निमृत को अंडे दे देती है। फिर वो चली जाती है। कुछ देर बाद 2 लड़के आते हैं और उससे अंडे मांगकर खा जाते हैं। तभी शिवानी कहती है, भैया, आप दोनों के 50 रुपए हो गए, पैसे दे दीजिए। क्या बोली चुटकी? पैसे दे दो? कौन से पैसे? तुझे पता नहीं हम दोनों इस एरिया के डॉन हैं? हमसे कोई भी टुच्ची मुच्ची रेडी वाला पैसे नहीं देता। चल आजा, विकास चलते हैं। हाँ चल। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करो, मुझे पैसे दे दो, ये बहुत जरूरी पैसे हैं मेरे पिताजी के इलाज के लिए। तुम छोटे लोगों की यही टेंशन है, एक बार बोलने पर समझ नहीं आता। चल निकल यहाँ से, कोई पैसे वैसे नहीं है। ये बोलते ही वो लड़का शिवानी को धक्का देकर जाता है। तभी ये सब होता हुआ चुड़ैल देख लेती है, जिससे वो उन दोनों लड़कों को चांटे मारकर सबक सिखाती है और उनकी गर्दन पकड़कर कहती है, तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को धक्का मारने की? एक तो मेरी दुकान के अंडे खाते हो, ऊपर से पैसे भी नहीं दिए। चलो चुपचाप पैसे निकालो, वरना तुम्हें मैं मार डालूंगी। चुड़ैल, हमें मत मारो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मुझसे पैसे ले लो, पर हम दोनों को छोड़ दो। हमें मत मारना, हमें छोड़ दो। ये लो तुम्हारे पैसे, ये लो एक्स्ट्रा, ले लो, हमें छोड़ दो। लेकिन शाबाश, अगर आगे से कभी किसी गरीब, बेसहारा या मासूम लोगों को परेशान किया ना, तो अगली बार जिंदा रहने के काबिल नहीं रहोगे। ये बोलते ही चुड़ैल इनसे पैसे लेकर उन दोनों को बहुत दूर तक पटक देती है और अपनी बच्ची से कहती है, बेटा तो ठीक तो है ना? हाँ हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। वो तो सुबह माँ हमें किसी ने देखा नहीं, चलो पापा के पास चलते हैं। हाँ बेटा। इस तरह ये कहकर दोनों माँ बेटी घर चली जाती हैं। वक्त बीतता है। चुड़ैल अपने पति के लेप भी लगाया करती थी, जिससे वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था और उसके शरीर का दर्द कम हो रहा था। वहीं दूसरी ओर दिन में शिवानी स्कूल जाया करती थी और रात में अपने माँ के साथ अंडे बेचा करती थी। धीरे धीरे उनके अंडों का काम चलने लग गया था और सर्दियों में लोगों की भीड़ लग जाती थी। कुछ समय बाद उसका पति भी ठीक हो जाता है और घर की स्थिति भी सही हो जाती है और वो एक बड़े अंडे की दुकान खोल लेता है। जहां एक दुकान पर माँ बैठती थी, वहीं दूसरी दुकान पर शिवानी एग रोल, ऑमलेट, एग फ्राई, एग भुर्जी इत्यादि अंडों से बने अनेक प्रकार के अंडे लोगों को बना बना कर खिलाती थी। अरे जरा मुझे एक एग भुर्जी और एक एग रोल दे दो। ये लीजिए अंकल। भूतिया बबलू के ठीक होने के बाद वो भी दुकान पर अपनी पत्नी और बेटी की मदद कराया करता था। इस तरह वो भूतिया परिवार लोगों से अपनी पहचान छुपाकर खुशी खुशी अंडे बेचकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। चुड़ैल का भूतिया अंडा और बच्चा। एक बड़ी ही भयानक चुड़ैल रात के अंधेरे में घनघोर जंगल के बीचों बीच बैठी हुई शैतानी हवन यज्ञ को अंजाम दे रही थी। कामिनी पिशाचिनी स्वरक्त सर्वनाशिनी भूत प्रेत मोहिनी शैतान की सुरागिनी, ए शैतानों के बादशाह, अपनी इस चुड़ैल भक्त की पुकार सुनो। चुड़ैल की आंखों के एकदम सामने एक बरगद का बंजर पेड़ था। उस पेड़ से बंधी एक मुर्गी काफी तड़प में पंख फड़फड़ा रही थी और कुकड़ू कू की शोर मचा रही थी। मूर्ख मुर्गी, तेरी इस कुकड़ कू के शोर मेरे कानों में चुभ रहे हैं।
अगर मुझे तुझसे मतलब ना साधना होता तो इसी वक्त तेरा चिकन तंदूरी बनाकर अपना पेट भर चुकी होती। चुड़ैल की आंखों से एक बिजली की लौ चमक उठती है जो मुर्गी के गले के कांकल को बांध देती है। फिर चुड़ैल शैतानी मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में अपनी खून की आहुति देती है कि अचानक मौसम का रुख भयानक हो जाता है। पूरा जंगल बेडौल होकर हिलने डुलने लगता है। शैतान का साम्राज्य अमर रहे। पाताल को चीरते हुए एक राक्षस जंगल की जमीन पर कदम रखता है। तुम्हारी भक्ति से मैं पाताल देव अभिरासो बेहद प्रसन्न हो उठा हूँ। क्या मांग है तुम्हारी? मैं गर्भवती हूँ, मगर अब जो मैं एक चुड़ैल हूँ इस कारण मैं अपने बच्चे को अपने शरीर से जन्म नहीं दे सकती। महाराज, मैं अपने शिशु को जन्म देना चाहती हूँ ताकि मैं अपने भूतिया बच्चे से इस गांव में संग्राम मचा सकूं। ठीक है, अगर उसकी खातिर मुझे तुम्हारे और इस मुर्गी के बीच एक रक्त बंधन कायम करना होगा जिससे कि तुम्हारे भूतिया गर्भ के भीतर पल रहा अंश इस मुर्गी के गर्भाशय में अंडा बनकर जा बसेगा और जब वो अंडा परिपक्व होकर टूटेगा तो उस पल जलजले उठेंगे, सैलाब आएगा, क्योंकि उसके साथ आएगा इस दुनिया में तबाही, भूतिया बच्चा। मगर अगर मेरे भूतिया बच्चे का परिचय पता चल गया तो? इसका भी पुख्ता प्रबंध कर दूंगा। उस भूतिया बच्चे के 3 नेत्र होंगे जिसे ये मूर्ख मनुष्य उसे शिव का अंश समझ बैठेंगे और फिर एक एक इंसान उस भूतिया बच्चे के मुंह का कौर बनेगा। वो राक्षस अपने हाथ हवा में फैलाता है जिसके साथ चुड़ैल के गर्भ से निकलने वाली तेज चमक मुर्गी के भीतर जाकर समा जाती है। राक्षस उसी क्षण गायब हो जाता है। तभी मुर्गी एक विशाल बड़े अंडे को जन्म देती है जिसके भीतर से एक बच्चे की आवाज आती है। बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। आजा मेरे लाल, अपनी चुड़ैल माँ की पुकार सुन, कोशिश कर, बाहर आ। विशाल अंडे में बसा भूतिया बच्चा ताबड़तोड़ तबाही मचाकर बाहर आता है। उस रात आसमान वीरान पड़ा था। उस भूतिया बच्चे के दानव से हाथ पैर, राक्षस से कान और 3 आंखें जिनके भीतर से खून टपक रहा था। तो आखिर खून ने खून को पुकार ही लिया। जा और अब अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटना। भूतिया बच्चा हाहाकार मचाते हुए मलमलिया गांव में प्रवेश करता है। खिड़कियों के खड़कने के तेज शोर से गहरी नींद में सो रही ममता की आंख खुल जाती है। हे भोलेनाथ, प्रकृति का ऐसा भयंकर मंजर जाने किस तूफान का पैगाम है। आज से पहले मलमलिया गांव में इतनी बड़ी तूफानी लहर कभी नहीं उठी। भूतिया बच्चा छलावे भरी आवाज में रोना शुरू करता है। अरे, इतनी जोर शोर से किसका बच्चा भी लग रहा है। वो जैसे ही फाटक खोलती है तो भूतिया बच्चा उसकी चौखट पर बैठा होता है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है मगर उसे कोई नहीं दिखता। वो झट से बच्चे को गोदी में उठाकर उसे सहलाती है। अरे, ये तो त्रिनेत्री बच्चा है। लगता है इसके आगे पीछे कोई नहीं है। वो बच्चे को अंदर लाकर अपने पति को जगाकर उसे सारी वारदात बताती है। अरे ममता, शायद इसी बच्चे के लिए ईश्वर ने आज तक हमें बेऔलाद रखा था। किसी को भी दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी कि भूतिया बच्चा आगे क्या आतंक मचाने वाला था। सभी को यही लग रहा था कि ये बच्चा वरदानी है। आधी रात के 3 बजने को थे कि भूतिया बच्चा आंख खोलता है। मुझे जल्द से जल्द अपने मकसद को पूरा करना होगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सबको मार डालूंगा। भूतिया बच्चा बंद दरवाजे से पारदर्शी होकर बबीता के घर में घुस जाता है। बबीता का पति एक किसान था जो रात को खेतों की देखभाल के कारण घर से ओझल रहता था। इस मौके का फायदा उठाकर भूतिया बच्चा वहां आ धमकता है और उसके कान के पास रोने लगता है। बबीता झट से उठ खड़ी होती है। अरे, ये अचानक आधी रात को बच्चे की किलकारी कहाँ गूंज रही है? तेरे बगल में बबीता। भूतिया बच्चे की डरावनी सूरत देखकर बबीता जोर से चीख पड़ती है जिसे देख भूतिया बच्चा छत से चिपक जाता है। बचाओ! अरे गांव वालों, दौड़ो! क्यों? बच्चे की जान लेने पर तुली है। तेरे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। मैं भूखा हूँ। अरे भूखा है तो जाकर दूध पीना। आदमखोर, मेरी जान लेने पर क्यों उतारू हुआ है? मुझे तेरा गर्मा गर्म खून पीना है। अगले ही पल भूतिया बच्चा बबीता पर झपट पड़ता है और उसे मारकर उसका सारा खून चूस जाता है। कुछ पल बाद
जाने किस जंगली जानवर ने बबीता को अपना आहार बनाया है। शीलखा का शक उसी भूतिया बच्चे पर पड़ता है, जिसके चलते उसकी आंखों से नींद उड़ जाती है। जाने क्यों इस बच्चे से मुझे शैतानी शक्तियों की बू आती है। इस बच्चे में कुछ तो ऐसा है जो एकदम अलग है। शीलखा खिड़की से ताक रही थी कि तभी भूतिया बच्चा भयानक अवतार में बाहर आता है। पूरा गांव नींद के आगोश में है। मुझे इस पल का फायदा उठाकर अगला शिकार खोजना होगा। जैसे ही भूतिया बच्चा आकाश की ओर ताकता है तो पंछी नीचे गिरते हैं। वो आदमखोर उन पक्षियों का मांस खाने लगता है। ये देख शीलखा चकाचौंध रह जाती है। पूरा गांव खतरे में है। मुझे इस भूतिया बच्चे का रहस्य सभी को बताना होगा। शीलखा दबे पांव घर से निकलने की कोशिश करती है कि भूतिया बच्चा उसे आगे से आ घेरता है। कहाँ जा रही है? मेरा सच सभी को बताने। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। भूतिया बच्चा उसकी खोपड़ी उखाड़कर अपना पेट भर देता है और उसके कटे हुए शव को जमीन के बीचों बीच गाड़ देता है और सवेरा होने से पहले घर में आकर सो जाता है। अरे आखिर कौन है वो जो हर दिन हमारे गांव में लोगों की लाशें बिछा रहा है? गुजरते हर एक दिन के साथ मलमलिया गांव के एक इंसान की जान जा रही थी। वो धीरे धीरे गांव के निवासियों का शक की निगाह उस भूतिया बच्चे पर थी। बलबीर, ममता, गांव ये मानता है कि लोगों की रहस्यमयी मौत के पीछे तुम्हारे बच्चे का हाथ है। ये बच्चा हमारे गांव की खातिर श्राप है। रौनक भाई जी, आप यहाँ के प्रधान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बेजुबान बच्चे पर हत्या का आरोप लगाएं। और फिर एक दुधमुहा बच्चा किसी की जान कैसे ले सकता है? जिस किसी की भी मौत हुई है उन्हें शव के इर्द गिर्द एक नवजात बच्चे के कदमों के छाप मिले हैं। इस गांव में सैकड़ों बच्चे हैं। आप अकेले मेरे ही बच्चे पर लांछन क्यों लगा रहे हैं? अगर तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं तो चलो चंद्रशेखर तांत्रिक के पास। वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सभी झुंड बनाकर तांत्रिक के पास आते हैं। तांत्रिक अपनी सादी शक्तियों से भूतिया बच्चे को बंधक बना लेता है। इस भूतिया बच्चे का अस्तित्व मिटाना है। इसकी चुड़ैल माँ को यहाँ बुलाना पड़ेगा। खून खून की पुकार सुनकर यहाँ जरूर आएगा। उसी वक्त चुड़ैल वहाँ हाहाकार मचाती हुई आकर कहती है, छोड़ दो मेरे बच्चे को तांत्रिक, वरना तेरे डेरे को लहूलुहान कर दूंगी। धूर्त चुड़ैल, मैं तेरे इरादे जान चुका हूँ। तू अपने ही औलाद को प्यादा बनाकर उसके हाथ ही इंसानियत का नाश कर रही है ताकि तू इस गांव पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। हाँ, जो भी मेरे बीच आएगा मेरा भूतिया बच्चा उसे अपना कौर बना लेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज तुझ आत्मा की परमात्मा की ज्वाला से कोई नहीं बचाएगा। जय शिव शंकर। तांत्रिक शातिरता से चुड़ैल पर शिव की भभूति का छिड़काव करता है, जिसके साथ चुड़ैल का अंश भूतिया बच्चा ज्वाला बनकर फूट जाता है और चुड़ैल की भी मौत हो जाती है। इस तरह शैतान पर भगवान की जीत होती है। गोबर चुराने वाली चुड़ैल। शाम के 8 बजे महेश गाय के तबेले में अपनी गाय को चारा डालते हुए बोलता है, ओ मेरी प्यारी धन्नो, जैसे मैं तुझे इतना सारा चारा खिलाता हूँ उसी तरह तू मुझे ढेर सारा दूध और गोबर दिया कर, जिसे बेचकर मैं तेरी जैसी और भी 2-3 गाय खरीद सकूं। चल अब मैं भी चलता हूँ खाना खाने। इतना बोलकर महेश अपने घर जाता है और खाना खाकर सो जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके कानों में उसकी गाय के तेज रंभाने की आवाज आती है, जिससे उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो बोलता है, अरे मैं अभी तो उसे इतना सारा चारा देकर आया हूँ, फिर धन्नो क्यों चिल्ला रही है? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं? चलकर देखता हूँ। जिसके बाद महेश तबेले में जाकर आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता और महेश वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर महेश बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? तूने मुझे नहीं पहचाना? बड़े अफसोस की बात है, मैं तेरी मौत हूँ और तुझे ऊपर पहुँचाने आई हूँ। छोड़ दो मुझे, मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वरना ये चुड़ैल मुझे मार देगी। मूर्ख इंसान, कब तक तू अपनी मौत से भागेगा? आज तेरा मरना निश्चित है, मरने के लिए तैयार हो जा। इतना बोलकर चुड़ैल महेश का गला अपने हाथों से दबाकर उसे मार देती है। जिसके बाद चुड़ैल महेश की गाय का सारा गोबर चुराकर वहां से चली जाती है। इस हादसे को
कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात जगदीश खाना खाकर आंगन में टहलते हुए अपनी पत्नी सावित्री को आवाज देते हुए बोलता है, सुनो सावित्री, मैं तबेले में जा रहा हूँ गाय को चारा डालने, थोड़ी देर में लौट आऊंगा। ठीक है, जल्दी आइएगा। जिसके बाद जगदीश घर से बाहर निकलता है। उसका तबेला घर के बगल में ही था और जगदीश तबेले के अंदर घुसता है और वो देखता है कि उसकी गाय का गोबर एक घूंघट में बैठी औरत उठा रही है, जिसे देखकर वो बोलता है, कौन हो तुम और यहाँ पर मेरे इस तबेले में क्या कर रही हो, और तुम मेरी गाय का गोबर क्यों चुरा रही हो, जवाब दो मुझे। तभी चुड़ैल खड़ी होती है और अपना घूंघट हटाते हुए बोलती है, जवाब चाहिए तुझे तो सुन, मैं तेरी मौत हूँ और तुझे मारने के लिए यहाँ आई हूँ। अपने सामने चुड़ैल को देख जगदीश डर से थर-थर कांपने लगता है और उससे अपनी जान की भीख मांगते हुए बोलता है, मत मारो मुझे, भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो, छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मरना ही होगा। बचाओ, बचाओ मुझे। उसकी चीख सुनकर सावित्री भी दौड़ी दौड़ी तबेले में आती है, लेकिन तभी चुड़ैल जगदीश का गला दबाकर उसे मार देती है और चुड़ैल बोलती है, तो तू भी आ गई मरने के लिए? कोई बात नहीं, मैं तेरी इस अधूरी ख्वाहिश को अभी पूरी कर देती हूँ। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। लेकिन चुड़ैल सावित्री की जरा भी बात नहीं सुनती और उसे भी मारकर उनकी गाय का सारा गोबर चुराकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही हर रात चुड़ैल गांव में आकर अपना शिकार करती और गोबर चुराकर भाग जाया करती थी। अचानक से गांव में लोगों की मौत होती देख पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है। लेकिन एक दिन इस विषय पर गांव के कुछ लोग बात करते हैं। कुछ पता नहीं चल रहा कि गांव के लोगों को कौन मार रहा है। पुलिस वाले भी छानबीन करके थक गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा ना हो कि ये गांव इंसानों के बगैर बंजर धरती बन जाए। देखो भैया, आज के टाइम में तो कोई भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे गांव में किसी बुरी शक्ति ने अपना बसेरा कर लिया है और वही लोगों को मार रहा है। अगर तुम सभी कहो तो मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, जहाँ मैं तुम सभी को लेकर जा सकता हूँ और वो हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम सभी इसी वक्त तुम्हारे साथ तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद वो सभी तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और शंकर तांत्रिक बाबा से बोलता है, प्रणाम बाबा, हमारी मदद करिए। अचानक से हमारे गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया है। लोग अपने आप ही मरते जा रहे हैं। अब आप हमें बचा सकते हैं, हमारी रक्षा करिए। तुम लोग घबराओ मत, मैं शीघ्र ही अपने इंद्रिय शक्ति से पता करता हूँ कि वो कौन है जो गांव में आतंक फैला रहा है। इतना बोलकर तांत्रिक अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाते हैं और थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर बोलते हैं, तुम्हारे गांव के लोगों को एक चुड़ैल मार रही है और फिर उनकी गाय का गोबर चुराकर वहां से चली जाती है। वो इस गांव के एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी, सबको मार डालेगी। बाबा, कोई तो उपाय होगा उस चुड़ैल को रोकने का। उपाय ये है कि हमें यज्ञ करके उस चुड़ैल को यहाँ बुलाकर उससे पूछना होगा कि आखिर क्यों वो लोगों को मार रही है। जिसके बाद बाबा यज्ञ जलाकर मंत्र पढ़ते हुए पूजा आरंभ करते हैं। मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल वहां आती है और बोलती है, बता तांत्रिक, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तू जानता नहीं कि मैं इंसानों के लिए काल हूँ, उनकी मौत का फरिश्ता हूँ? क्यों तू लोगों को मार रही है? आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? तुझे क्या लगता है तू मुझसे पूछेगा और मैं तुझे सब बता दूंगी? कभी नहीं मूर्ख तांत्रिक, तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता, मैं तुझे मार डालूंगी। बहुत गुरूर है ना तुझे अपनी शक्तियों पर। रुक, मैं तेरे इस गुरूर को इसी वक्त चकनाचूर करता हूँ। इतना बोलकर बाबा चुड़ैल के ऊपर अभिमंत्रित भभूति फेंक देते हैं, जिससे चुड़ैल चलने लगती है और बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। ये कहानी मुकुंदपुर गांव की है, जहां हरियाली से भरपूर सुंदर सुंदर खेत, जगमगाते हुए तालाब थे। दिन में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती थी। इसी गांव में सुनीता अपने पति मोहन के साथ रहा करती थी और वो बहुत गरीब थे। उनके पास 2 गाय थी, जिनका दूध और गोबर बेचकर वो अपने घर का गुजारा किया करते थे, जिससे धीरे धीरे वो अमीर बन गए थे। ऐसे ही एक दिन मोहन दूध बेचने शहर जाते हुए अपनी पत्नी से बोलता है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा। ठीक है जी, अच्छे से जाना। जिसके बाद सुनीता गाय के गोबर से उपले बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इनका पड़ोसी भीमा उनकी तरक्की से खूब जलता था और बोलता है,
पहले तो इनके पास रहने को घर नहीं, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं थी, पर अब देखो इनके पास सब कुछ है और वो ऐशो आराम की चीजें। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनसे वो सब कुछ छीन लूंगा। इतना बोलकर भीमा उनके घर जाता है और उनकी दोनों गाय के पेट में चाकू भोंककर उन्हें मार देता है। तभी सुनीता वहां पर आ जाती है और उससे बोलती है, ये क्या किया तुमने भीमा? क्यों मासूम जानवरों को मार डाला? इन्हीं के दूध और गोबर की वजह से तुम लोग अमीर हो रहे थे ना, इसलिए मैंने इन्हें मार दिया और अब तुम भी मरोगी। जिसके बाद भीमा सुनीता को भी चाकू से गला काटकर मार देता है और वहीं छुपकर मोहन के आने का इंतजार करता है। तभी मोहन घर आता है और भीमा उसे भी मार देता है। और उसी वक्त मैंने कसम खाई थी कि मैं लोगों को मारूंगी। जिसके बाद मैंने इन लोगों के गाय के गोबर को चुराना शुरू किया और जब ये गाय को देखने आते मैं उन लोगों को मौत के घाट उतार देती थी। मैं मानता हूँ तेरे साथ गलत हुआ, पर तूने अपने कातिलों को मारकर अपने परिवार का मौत का बदला ले लिया है। अब तू यहाँ से चली जा। नहीं जाऊंगी, मैं इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। तो फिर तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है और गांव चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाता है। गरीब के जादुई सोने के टमाटर। शाम के वक्त सुरेंद्र अपने खेतों से मेहनत करके अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। जैसे वो घर पहुंचता है, वो अपने मुंह हाथ धोकर अपनी पत्नी शांता से कहता है, अरे शांता, शांता, कहाँ हो तुम? अरे जल्दी से यहाँ पर आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो मुझे। शांता मायूसी के साथ आती है, जिसके बाद वो अपने पति सुरेंद्र से कहती है, मुझे माफ कर दीजिएगा, दरअसल घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अब बस ये थोड़े से चावल रखे थे तो इन्हें मैंने बना दिया। अब क्या बताऊं शांता, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। टमाटर की खेती करता तो जा रहा हूँ, इतना कर्जा लेकर मैंने टमाटर की खेती की तो है, लेकिन अगर खेती सही से नहीं हुई तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे हम लोग। अजी आप ऐसी बातें क्यों करते हो? खेती बाड़ी अच्छे से चलेगी और हमारे टमाटर बहुत अच्छे से बिकेंगे। आप बस अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान दो। शांता तुम बहुत अच्छी हो, हर मुसीबत में मेरा साथ देती हो, फिर चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो तो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। अजी मेरी तारीफ करना छोड़िए और खाने पर ध्यान दीजिए। थोड़े से चावल हैं, दोनों मिलकर खा लेते हैं। शांता अपने पति सुरेंद्र के साथ चावल खाकर और एक गिलास पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुरेंद्र खेतों पर खेती बाड़ी करने के लिए निकल पड़ता है, जिसके बाद वो पूरे दिन खेती बाड़ी करके खूब मेहनत करता है। मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। इस बार टमाटर की फसल अच्छी हो गई तो सबसे पहले अपने घर का राशन डलवाऊंगा। कुछ दिनों में सुरेंद्र की खेती पूरी तरह होने ही वाली थी। 1-2 दिन मेहनत करने के बाद सुरेंद्र एक दिन रात के समय अपनी पत्नी शांता से कहता है, अरे शांता चिंता मत करो, अब की बार फसल जो उगेगी हम उसमें पूरे घर का राशन अच्छे से डलवा देंगे। ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात का डर है। हमारे गांव में एक हरिया नाम के किसान के खेत में बहुत बुरी तरह कीड़े लग गए, जिसकी वजह से उसकी सारी खेती खराब हो गई और सभी टमाटरों में कीड़े लग गए। अरे तुम इतना मत सोचो, हमने अपनी फसल पर पूरा ध्यान दिया है, हमारी फसल को कुछ नहीं होगा। सुरेंद्र और शांता दोनों खाना खा पीकर सो जाते हैं। अगले ही दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुरेंद्र अपने खेतों में पहुंचता है, लेकिन अपने खेतों की हालत देखकर वो बहुत अचंभित रह जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अरे मैंने इस खेती के ऊपर इतना कर्जा उठाया था ताकि मैं इस साल कुछ कमा पाऊं, लेकिन मेरी पूरी टमाटर की खेती में तो कीड़े लग गए। अरे अब मैं क्या करूं? बेचारा सुरेंद्र अपने खेतों में से बचे हुए टमाटर निकाल लेता है, जिससे उसकी एक टोकरी तो भर जाती है। सुरेंद्र उन टमाटर को वापस घर ले जाता है और घर ले जाकर अपने खेतों की हालत को बताता है। अजी मैंने तो कहा ही था, आपने ही मेरी बात नहीं सुनी। अब हम कैसे करेंगे भला इतने से टमाटर में हमारा गुजारा? कैसे होगा ये? और अभी मुनीम जी का कर्जा भी तो देना है। तभी उनके घर मुनीम भी आ जाता है और कहता है, अरे भाई खेती बाड़ी हो गई? हाँ? हमारा कर्जा देना ही भूल गया है क्या? चल अब जल्दी से मेरे 2 लाख रुपए निकाल। देखो मुनीम जी,
इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन जल्दी तुम्हारा पैसा लौटा देंगे। सुरेंद्र किसी तरह मुनीम को मना लेता है और उसे उसके घर भेज देता है, जिसके बाद बेचारा सुरेंद्र बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अगले दिन वो उन टमाटरों को गांव में बेचने के लिए निकल जाता है। उसके टमाटर गांव में कोई भी नहीं खरीदता, जिसकी वजह से शाम को वो मायूस होकर वापस घर लौटने लगता है। सुरेंद्र रास्ते में चल रहा होता है, तभी उसे एक आवाज आती है। अरे बेटा, मेरी मदद करो, मैं कुछ दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो। आवाज सुनने के बाद सुरेंद्र की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है, जो भूखी प्यासी सड़क के किनारे पड़ी होती है। अरे माँ जी, ये लो, मेरे पास तो बस ये टमाटर ही हैं, इन्हें खाकर अगर आपको थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है तो कर लो, वैसे भी मेरे टमाटर किसी ने भी नहीं खरीदे। सुरेंद्र बूढ़ी औरत को टमाटर देता है, जिसके बदले वो बूढ़ी औरत उसे 3 दाने देती है। आज की रात इन दानों को अपने खेत में जाकर बो देना, उसके बाद तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बूढ़ी औरत की बात मानकर सुरेंद्र उन दानों को अपने खेत में जाकर बो देता है, जिसके बाद वो अपने घर सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, जब सुरेंद्र अपने खेतों में आता है तो उसे उसके खेतों में सोने के टमाटर दिखाई पड़ते हैं। अरे ये क्या, इतने सारे सोने के टमाटर, और वो भी मेरे खेतों में? अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। तभी वहां शांता भी पहुंच जाती है और इतने सारे सोने के टमाटर को देखकर हैरान होकर रह जाती है। अजी, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? कहीं हम किसी और के खेत में तो नहीं आ गई? नहीं नहीं शांता, ये हमारा ही है, और देखो हमारे खेत में सोने के टमाटर हो गए हैं। अब हमारे सारे बुरे दिन चले गए, अच्छे दिन वापस लौट आए। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सुरेंद्र शांता को बूढ़ी औरत के बारे में सब कुछ बताता है, जिसके बाद शांता बहुत खुश होती है। वो दोनों मिलकर अपने खेत के सोने के टमाटर को सुनार की दुकान पर ले जाकर बेच देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ढेर सारा पैसा मिल जाता है। सबसे पहले सुरेंद्र अपने लिए एक अच्छा सा घर खरीदता है और अपने घर में खाने पीने का पूरा राशन डलवा देता है। अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास इतने सारे सोने के टमाटर हैं कि हमें अब किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। ये बात तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे खेत में सोने के टमाटर हो गए हैं। मैं तो कहती हूँ उन टमाटर से कुछ गरीब लोगों की मदद भी कर देते हैं। हाँ हाँ शांता, तुमने बिल्कुल सही कहा, चलो मेरे साथ खेतों के सोने के टमाटर लेकर आते हैं। जैसे ही सुरेंद्र और शांता खेतों से सोने के टमाटर लेकर आते हैं, उनमें से एक टमाटर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर के बीज धरती पर निकल आते हैं और उन सोने के टमाटरों के बीज से फिर से सोने के टमाटर उगते हैं। ये सब देखकर सुरेंद्र शांता से कहता है, अरे ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। देख रही हो, आज के बाद हमें कभी भी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सोने के टमाटर होने के साथ साथ जादुई टमाटर भी हैं। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जादुई सोने के टमाटर हैं। उस दिन के बाद से शांता और सुरेंद्र दोनों मिलकर सोने के जादुई टमाटरों की मदद से बहुत अमीर बन जाते हैं और गरीब लोगों की भी सहायता करते हैं, जिसके बाद वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। 3 बहू की भोजन चुनौती। चंदनपुर गांव के बड़े बाजार में एक ढाबे के बाहर टंगे बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ इस कदर लिखा था, जिस बोर्ड पर लिखे शब्द को बहू मुंह जुबानी बोलती है। खाओगे जब ये बिरयानी, याद आएगी तुमको नानी, खाने पड़ेंगे 12 अंडे, आधे में पड़ना जाना ठंडे, चिकन मसाला भी परात में शामिल है, कोई सास बहू की भोजन चुनौती के काबिल। गुड्डू नाम का शख्स वहाँ खड़ा ये सुन रहा होता है। अरे ससुरा, ये भी भला कौनो भोजन चुनौती है? अरे ये तनिक सा खाना तो गुड्डू रंगीला क्षण भर के भीतर खत्म कर जाई। अरे ओ बुद्धू रंगीला। अरे काकी, तनिक कायदे में नाम ले लियो हमार, हमें छपरा के गुड्डू रंगीला। रंगीला हो या घोड़े का तबेला, है तो तू छपरी ही भाई, और इस पाव भर के पेट में तू क्या ही भोजन चुनौती पूरी करेगा। अरे काकी, हमका हल्के में नहीं लियो,
गांव में कितना बेर हम लिट्टी चोखा का चुनौती बाकायदा जीत के बैठे हैं। इस भोजन चुनौती में तुझे एक बड़ी परात में ठक्कम ठेल खाना मिलेगा, जिसमें एक खरा मटन मसाला, 10 बड़ी थाली बिरयानी, 12 अंडे और 15 रोटियां हैं। अगर 15 मिनट के भीतर तू ये सारा खाना सपाचट कर जाता है तो तुझे 5,000 रुपए मिलेंगे, वरना 5,000 रुपए के साथ तुझे परात के पूरे खाने का पैसा चुकाना पड़ेगा। बोल, हम सास बहू की शर्त मंजूर है? एकदम काकी, तुम सास बहुरिया तो बस 5,000 के नोटों के बंडल बांध लो। ताव में आकर गुड्डू रंगीला सास बहू की भोजन चुनौती स्वीकार तो कर लेता है, जिसके बाद बहू उसे खाने से भरी परात परोसती है। वहीं सास टाइमर सेट करती है, मगर सास बहू के खाने के इक्के दुक्के कौर खाते ही उसके कानों से जोरदार धुआं निकलने लगता है और वह कहता है, अरे राजनीति खेल गई डाइन, हे बाबूजी बचाओ हमके। अरे ई खाने का कौर है कि मौत का कौर। जरूरी ससुरी सास बहुरिया ही भोजन चुनौती माँ मिर्च मसाले का जबरदस्त तड़का मारी है। ससुरा कानपुर में हड़ताल हुई गवाह। 15 मिनट बाद, तुम तो शर्त हार चुके हो, जल्दी से पूरे 5,000 रुपए निकालो। अरे 5,000 नहीं तो के तो कदुआ मिली, कदुआ। ये सुनकर गुस्से से बौखलाई बहू रज्जो गुड्डू की गर्दन पकड़कर कहती है, गुड्डू रंगीला पूरे 5,000 रुपए निकाल दे, वरना ऐसा हाल करूंगी कि गुड्डू रंगीला से ढीला बनता डोलेगा। भोजन चुनौती से हारने के कारण बेचारा गुड्डू को पूरे 5,000 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। ढाबे से बाहर जाते हुए खुद में बुदबुदाता है, बाबूजी वो 5,000 रुपया घुइया की खेती बाड़ी से जोड़ बटोर करके हमके ई पास से दिए रहे थे कि हम शहर में काम धाम करी हैं। इतना आस लेकर शहर आए रहे कि हम कच्चे बनियान का खोखा खोल पाए। सारा श्रद्धा गर्दा गर्दा हो गई। समय गुजरता है, जिस किसी की भी नजर सास बहू के ढाबे के बोर्ड पर लिखे भोजन चुनौती पर पड़ती है, वह बाहुबली बनकर वहां आ जाता है। ऐसे ही एक रोज मोटा राम नाम का थुलथुला शख्स उनके ढाबे पर आता है, जिसे देखकर सास बहू खुसुर पुसुर करती हुई कहती है, अरे राम जी, ये मोटा राम कहाँ से पधार पड़ा? हमारी भोजन चुनौती के परात से दुगना तो इस पिटल्लू का पेट है। कहीं ऐसा ना हो कि ये भैंसा हमारी भोजन चुनौती को जीतकर 5,000 ले जाए। बहू बेफिक्र हो जा, इस मोटल्ले गैंडे के पेट में आधे से ज्यादा तो गैस के गोलों ने घेर रखी होगी। देखना, आधे खाने में ही ये पुस्सी बम की तरह फुट पड़ेगा। अरे जल्दी से खाने से भरा परात सामने रखो। आज तो मोटा राम इस भोजन चुनौती को जीतकर पूरे 5,000 रुपए लेकर ही जाएगा। रज्जो झटपट से मोटा राम के आगे खाने से लबालब भरी परात परोसती है, जिसमें 10 बड़ी थाली बिरयानी, 12 अंडे, 15 रोटियां और खरा मटन मसाला होता है। खाना शुरू करो मोटा राम। अगर 15 मिनट के भीतर तुम इस परात के पूरे खाने को सफाचट कर जाते हो तो जीत के तौर पर तुम्हें पूरे 5,000 की रकम अदा की जाएगी। मोटा राम हाथ मलते हुए अपने पेट को सहलाकर परात में रखे खाने को एकाएक खाने लगता है। वह कभी मटन मसाला खाता तो कभी चपाती तो कभी अंडे खाता। बावजूद इसके 15 मिनट में वह परात में भरे आधे खाने को भी खत्म करने में असफल रहता है। 15 मिनट पार हो चुके हैं, तुम भोजन चुनौती हार चुके हो। चलो निकालो पूरे 5,000। मोटा राम एक लंबी सी डकार मारता है। माँ जी, इससे पहले कि इसका डकार विस्फोटक बम में बदले, इससे पैसे लेकर चलता करो। ये लो 5,000 रुपए। समय गुजरता है, भोजन चुनौती के बलबूते पर सास बहू की भली कमाई हो रही। आखिरकार अब तक एक भी शख्स सास बहू की भोजन चुनौती को पार करने में सफल जो नहीं हो सका था। एक सांझ सास बहू बातें करते हुए कहती हैं, बहू, ये भोजन चुनौती का बोर्ड ही हम सास बहू के ढाबे की जान है। ससुरा किसी के माई के लाल में इतना दम ही नहीं जो एक बार में परात भरकर खाना खत्म कर जाए। हाँ माँ जी, इस भोजन चुनौती से हम सास बहू आम के आम गुठलियों के दाम भी हासिल कर लेते हैं। सास बहू की भोजन चुनौती की खबर आसपास के सभी गांव में सनसनीखेज कर देती है। तभी एक दिन रमीला, शर्मिला और उर्मिला नाम की 3 बहुएं वहां आकर सास बहू के भोजन की चुनौती को चैलेंज करती हैं। हेलो आंटी जी, हम तीनों बहुएं आप सास बहू की भोजन चुनौती को चैलेंज करते हैं। तीनों बहुओं का स्लिम फिगर देखकर सास बहू एक दूजे को एकटक निहारते हुए बोलती हैं, अरे ये तुम तीनों बहुओं के बस की बात नहीं। अरे अच्छे खासे लोग भी हमारी इस भोजन चुनौती को भरसक जीत ना सके।
सासू माँ, इन तीनों बेजान बहुओं को खाने की जरूरत है, खाने दीजिए। मगर हमारी एक शर्तें हैं, अगर हम बहुएं इस भोजन चुनौती को पूरा कर गईं, तो आगे से आपको हम बहुओं को हमेशा मुफ्त में खाना खिलाना पड़ेगा। हाँ, हमें मंजूर है, पहले जीत तो जाओ। रज्जो तीनों बहुओं के लिए बड़ा सा खाने का टेबल लगाकर उन तीनों के आगे खाने से लबालब भरी पूरी परात रख देती है। तभी सरिता कहती है, तुम तीनों का समय शुरू होता है। तीनों बहुएं तेज तर्रार रफ्तार से खाने लगती है। कभी वह मटन खाती तो कभी गपागप अंडे खा रही थी। ये देखकर सास बहू के पसीने छूट जाते हैं। तभी वह कहती हैं, अरे रज्जो बहू, लगता है आज पूरे 15,000 पानी में बहने वाले हैं। हाँ सासू माँ, आप सही कह रही हैं। देखने में तो तीनों सूखे कांटे की तरह हैं, मगर खुराक तो अपार है। एकदम जानवरों की तरह जुगाली कर रही है। कभी मटन में मुंह मार रही है तो कभी बिरयानी निपटा रही है। माँ जी कुछ कीजिए, खड़ी खड़ी देख क्या रही है? अपनी बर्बादी का नजारा। 15 मिनट के भोजन चुनौती को तीनों बहुएं 5 मिनट के भीतर ही पूरा करके कहती हैं, लाओ हमारे पैसे, हम तीनों बहुएं शर्त जीत चुकी हैं। तुम तीनों साधारण इंसान नहीं हो, जरूर तुम भुक्खड़ दानव हो, इसीलिए इस कठिन भोजन चुनौती को 5 मिनट में पार कर गई। आंटी जी, ये भोजन चुनौती तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम बहुएं इससे भी भारी भोजन चुनौती को जीत चुकी हैं। हाँ, हम बहुओं ने एक बार में 10-10 थालियां खाना और तो और 6 मिनट के भीतर 56 भूख की थाली का खाना खाने की जीत भी अपने नाम की है। इंस्टा और फेसबुक पर ऐसे भोजन चुनौती से भरे हम तीनों बहू के सैकड़ों ब्लॉग हैं। ये सुनकर सास बहू के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। ना चाहकर भी भोजन चुनौती जीत जाने के कारण उन्हें तीनों बहुओं को पूरे 5-5 हजार रुपए का भुगतान करना पड़ता है। जिसके बाद सास बहू चुनौती के बोर्ड को हटाकर साधारण दर पर ढाबा चलते हुए कहती हैं, माँ जी, काश हम सास बहू वो भोजन चुनौती का बोर्ड ही नहीं लगाते, तो ना वो 15,000 रुपए, ना ही ये तीनों बहुएं आए दिन मुंह उठाकर हमारे ढाबे पर आती। हाँ बहू, पर अब पछता कर क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। इस तरह सास बहू को बड़ा सबक मिलता है, जिसके बाद भावी भविष्य में वह भोजन चुनौती जैसे चैलेंज को फिर ढाबे के लिए नहीं अपनाती और ढांढस बांधकर मेहनत के बलबूते पर ढाबा चलाती हैं।